नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब ने अगर प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके साथ शेड्यूलर्स पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से, और प्रोसेस क्या होता है ये बता रखा है, प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, बहरहाल मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना। मतलब जैसे कोई प्रोसेस है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है, उसका कोई पीसीबी बना रखा है, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, जिसके अंदर उसका कुछ डेटा लिख रखा है, उसको स्विच करना। और वो स्विच कब करना कब नहीं करना वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ओके, चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और वो एग्जाम्पल आपको पहले बताया था मैंने, डॉक्टर और पेशेंट के एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए एक कमरे के अंदर और ये कुछ पेशेंट आए हैं और बाहर लाइन लगाए खड़े हुए कि उनको डॉक्टर को बताना है। तरीका क्या रहेगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 बाय 1 पेशेंट क्या बताएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे सर्विसेज लेंगे और घर चले जाएंगे ट्रीटमेंट लेके। ओके, चलिए सबसे पहले P1 का नंबर आता है। P1 गया डॉक्टर के पास, इसने बोला कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने चेक किया और उसको घर भेज दिया। फिर मान लिया P2 का नंबर आया, P2 ने बोला ये प्रॉब्लम है और उसको घर भेज दिया। P3 का नंबर आया, मान लीजिए P3 को चेक करते हुए क्या हो गया, आधा घंटा निकल गया। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है। उसी दौरान कोई सीरियस पेशेंट था P4, और अगर अगले 10 मिनट बाद उसको नहीं देखा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो जाएगी। पर क्या हो गया, P3 को देखने में ही आधा घंटा लग गया। तो P4 आप समझ लीजिए कि इसके बचने के चांसेस अब न के बराबर हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो डॉक्टर के पास तो पहुंच गया था ना। पर चूंकि यहाँ पर टाइम डिवीजन नहीं है, अगर डॉक्टर साहब सबको बराबर बराबर टाइम शुरू में दे देते हैं और ये पता कर लेते हैं कि भाई इनमें से इमरजेंसी पेशेंट कौन सा है, तो हो सकता है कि P4 को देखने में सिर्फ 1 मिनट लगता। ठीक है, तो P4 की जान बच सकती थी। ठीक है, इसी प्रकार हो सकता है और भी कुछ पेशेंट हो, उनकी भी जान बच सकती थी। ठीक है, समझ गए ना आप। उसी प्रकार क्या होता है, ये प्रोसेसेस है सारे के सारे। मान लिया कि भाई कुछ प्रोसेस होंगे जिनको करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, मतलब 1 मिली सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और कुछ प्रोसेस होंगे उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेस करने के अंदर, ओके, एग्जीक्यूट करने के अंदर, सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सारे प्रोसेस को मान लिया कि हर एक प्रोसेस को मान लिया कि अभी मैं, चलिए 2 मिली सेकेंड का टाइम देते हैं हम हर प्रोसेस को। ओके, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पेशेंट के बारे में बताया ना, तो हम पेशेंट के थ्रू ही चलते हैं। सबसे पहले मान लिया ये सभी पेशेंट है और पेशेंट को 2 मिनट का टाइम बोल दिया डॉक्टर ने कि भाई मैं आपको सभी को 2-2 मिनट के अंदर चेक करूंगा। तो पेशेंट P1 गया डॉक्टर के पास, उसने बोला कि भाई, डॉक्टर ने पूछा क्या नाम है आपका। ठीक है, तो यार डॉक्टर उसका क्या लिखेगा, नाम लिखेगा, उम्र लिखेगा, उसका सेक्स क्या है ये लिखेगा। ठीक है, उसको पहले कौन सी बीमारी थी उसे बीपी चेक करेगा, फिर उसकी रिपोर्ट्स देखेगा, ओके, उसको डायग्नोस करेगा और फिर क्या करेगा, ट्रीटमेंट लिखना चालू करेगा। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट चालू किया तो क्या हो गया, P1 जो पेशेंट उसके 2 मिनट खत्म हो गए। मतलब P1 की बारी जो थी, ये P1 को क्या कॉल किया था सीपीयू के अंदर डॉक्टर के पास। P1 को क्या बोला, आपके 2 मिनट पूरे हो गए, अब आप थोड़ी देर के लिए वापस चले जाइए वहां पे वेटिंग के अंदर, तब तक मैं दूसरे पेशेंट को देख लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि कोई और सीरियस पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा क्या हो गया, P1 का डॉक्टर ने अपनी पर्ची के अंदर लिख लिया। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी रिज्यूम होगा, जब भी P1 का नंबर आएगा, मान लिया उसने, डॉक्टर ने 10 पेशेंट देख लिए, 10 पेशेंट देखने के बाद डॉक्टर को याद तो रहेगा नहीं कि भाई P1 के बारे में मैंने क्या क्या पता कर लिया है। वो सारी चीजें तो उसने क्या लिखी, पर्चे के ऊपर लिख दी है। उसको देख के पता कर लेगा भाई P1 की मैंने इतनी सारी चीजें देख ली है, ये इसको ट्रीटमेंट मिल चुका है और आगे की ट्रीटमेंट उसको क्या देना है, मतलब सर्विसेज रिज्यूम करनी है। ऐसा नहीं हो कि भाई डॉक्टर ये सारी चीजें भूल गया, अगर उसने नहीं लिखा तो क्या करेगा, वापस फिर से पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ रहते हो, आपको पहले क्या बीमारी थी। तो इससे तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा, पेशेंट का भी होगा, डॉक्टर का भी होगा। वो फिर से 2 मिनट हो गए, वो तो भूल जाएगा क्योंकि वापस P1 का नंबर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी P1 वापस कॉल होगा तो इसकी सर्विसेज क्या होगी, रिज्यूम होगी। मतलब जितना डॉक्टर देख चुका है उससे आगे से देखना चालू करेगा। ओके, और वो अपना ट्रीटमेंट लिख के, उस पेशेंट ट्रीटमेंट लिख के अपने घर चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये पेशेंट है, डॉक्टर के पास आए, फिर उन हर एक पेशेंट का क्या होता है, अपना पर्चा बनता है। डॉक्टर के पास आप जब भी गए,
वो उनके बारे में क्या लिखता है, डिटेल लिखता है उस पर्ची के अंदर। इसी प्रकार का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं रहता है, ठीक है, कौन से प्रोसेस का क्या काम है। तो हर एक प्रोसेस का क्या होता है, पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स। इसके बारे में मैंने वीडियो के अंदर बात कर रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर पीसीबी के अंदर क्या होता है, कुछ डेटा होते हैं, जैसे प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर आईडी क्या है, ठीक है, मतलब प्रोसेस आईडी क्या है, जैसे इसका P1 है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, इस समय वो कौन सी स्टेट के अंदर है। फिर तीसरा है कि भाई प्रोग्राम काउंटर कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में ध्यान रखता है। फिर लिस्ट ऑफ ओपनिंग फाइल्स, कौन कौन सी फाइल वो उस समय एक्सेस कर रहा होता है वो प्रोसेस, मतलब मेन मेमोरी के अंदर कौन सी फाइल के अंदर एक्सेस कर रहा होता है, या हार्ड डिस्क के अंदर भी हो सकता है। फिर हो गई कौन सी डिवाइस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, प्रिंटर के साथ कर रहा है, स्कैनर के साथ कर रहा है। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है, पीसीबी के अंदर, डिटेल के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ रखा है। प्लीज पीसीबी का जो टॉपिक है वीडियो आप जाके देखिए, ओके। चलिए, इसी प्रकार अगर P2 आया तो P2 के बारे में भी सारी डिटेल पीसीबी के अंदर सेव रहती है, P3 की भी सेव रहती है, और P10 की भी क्या रहती है, सेव रहती है, ओके। तो मान लिया कि भाई P1 को कॉल किया, P1 को कॉल किया सीपीयू के अंदर, और 2 मिनट इसको देखा और ये क्या हो गया, प्रिम्प्ट हो गया। प्रिम्पशन का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस उस समय चल रहा है उसको कुछ समय के लिए ब्लॉक करके आगे वाले प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर लेके आना, या सीपीयू के पास लेके आना, ठीक है। तो जब P1 को ब्लॉक किया या इसको रनिंग क्यू से हटाया, तो P1 की जो भी स्टेट थी कि भाई मैंने इतना इतना काम देख लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा, भाई मैंने इतना इतना काम देख लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सीपीयू क्या कहेगा कि मैं सेव कर लेता हूँ, ताकि अगली बार जब भी P1 का वापस नंबर आए तो ऐसा नहीं हो कि मुझे सारी चीजें वापस देखनी पड़े। इसको क्या बोलते हैं, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, और जो अंदर जो डिटेल लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। भाई इसके अंदर डिटेल है क्या है, P1 का कंटेक्स्ट ही तो है, P1 का रेफरेंस ही तो है, P1 की चीजें ही तो है, इसको हम क्या बोलते हैं, P1 का कॉन्टेक्स्ट, ओके। देखिए P2 का नंबर फिर कहाँ आया, सीपीयू के अंदर, इसकी भी सारी कंटेक्स्ट है वो क्या लिख लिया, पीसीबी के अंदर, ओके। फिर मान लीजिए P2 का नंबर जैसे आया, पर 2 मिनट बाद क्या हो गया, P3 भी क्या हो गया, प्रिम्प्ट हो गया। P3 को भी बोला आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, P3 का नंबर आ गया है, क्योंकि आपके 2 मिनट खत्म हो गए। अब मान लीजिए P3 का नंबर आया और P3 का पूरा काम हो गया, क्योंकि P3 का काम सिर्फ 1 मिनट का ही था, ओके। तो मान लिया P3 पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। अब ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, P10 तक सारे प्रोसेस को एक एक बार सीपीयू ने 2-2 मिनट तक सबको देख लिया, ठीक है ना। तो इन सब के क्या बन गए, पीसीबी बन गए। अब मान लिया कि P1 को वापस कॉल किया, ठीक है, P10 के 2 मिनट खत्म हो गए, P1 को वापस कॉल किया कि भाई आप आ जाइए वापस, ठीक है। तो अब P1 को कॉल किया ना, तो P1 की सर्विसेज कहाँ से चालू होगी, जहां से पहले देख लिया था कि भाई आप टेबलेट लिख रहा था डॉक्टर, तो उसके आगे से उसकी सर्विसेज चालू होगी कि भाई इतना तो मैंने आपको देख लिया है, या सीपीयू बोलेगा इतना मैंने आपका काम कर लिया है, ठीक है, और यहाँ से इसके आगे से मैं आपको अपनी सर्विसेज देना चालू करूंगा, ओके। इससे क्या होगा, सीपीयू को याद रहेगा कि भाई P1 का मैंने कितना काम कर दिया है। इसका फायदा कहाँ है, देखिए हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर्स होते क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मान लिया P1 का कोई डेटा था कि रजिस्टर जैसे R1, R2, R3, इसके अंदर 1, 2, 3 ये डेटा था, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करती R1 = R2.R3, तो देखिए R1 क्या होगा, R2.R3 क्या होगा, 2 × 3 क्या होना चाहिए यहाँ पे, 6। मान लिया कि P2 का नंबर आया और लास्ट में मान लीजिए P10 का नंबर आया, P10 ने रजिस्टर की सेटिंग क्या कर दी, चेंज कर दी, वैल्यूज, इसको 4 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया, क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इसने अपना इंस्ट्रक्शन डाला तो उसके अंदर R1, R2, R3 की वैल्यू चेंज हो गई। पर अब क्या हो गया, वापस सर्विसेज किसकी कॉल हुई, P1 की रिज्यूम हुई। तो जैसे ही P1 की कॉल हुई, अब क्या हो गया, देखिए आप R1 = R2.R3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए था, 3 × 2 6 होना चाहिए था। समझ गए ना आप। तो इसलिए क्या होता है, इन सारी की सारी स्टेट क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, इन सब का डेटा सेव हो जाता है कि भाई जब P1 कॉल होगा तो P1 का क्या क्या काम हो चुका था, P2 कॉल होगा तो P2 का क्या क्या हो चुका, क्या क्या डेटा हो चुका था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखिए P2 की जगह P3 को लेके आना क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। P3 की जगह P4 को लेके आना क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब P2 का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, P2 का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, P3 का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। समझ गए ना। सीपीयू के अंदर पहले P1 का कॉन्टेक्स्ट था, इसको स्विच कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, P2 का कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं सीपीयू के पास।
P2 फिर P3 का नंबर आया तो P2 का कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं और किसका लेके आ रहे हैं, P3 का कॉन्टेक्स्ट कहाँ लेके आ रहे हैं, CPU के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बहुत ही सिंपल है ये, सीधी सी बात है। देखिए जिस पेशेंट का नंबर आएगा उसका पर्चा लेके आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी डॉक्टर को पता चलेगा ना क्या क्या ट्रीटमेंट दे दिया है। उसी प्रकार क्या रहेगा, जिस प्रोसेस का नंबर आएगा उसका पर्चा या उसका प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स का लोड होगा CPU के अंदर। ओके, ताकि CPU को पता चल जाएगा कि ये काम हो चुका है, ये नहीं। समझ गए ना। और जब भी रिज्यूम होगा P10 के बाद P1 की वापस सर्विसेज रिज्यूम होगी तो ये सारी CPU उसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे देखिए यहाँ पे लिमिटेड जैसे टाइम कर रखा है कि हर एक प्रोसेस को जैसे 2 मिलीसेकंड का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे राउंड रॉबिन के अंदर। ओके, जहाँ पे हम टाइम क्वांटम वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और 2 मिनट मैंने पेशेंट के हिसाब से लिया था, कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर आप 2 मिलीसेकंड ले सकते हैं। ओके, सिर्फ ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने लिया था। ठीक है, प्रीमिशन समझ में आ गया आपको, यहाँ पे CPU समझ में आ गया। CPU का मतलब सिर्फ प्रोसेसर के पूरा का पूरा, उसके अंदर सारी चीज़ें वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया, ये प्रोसेसर्स है, ये CPU है और ये इनके प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स है। और ये सारा का सारा टास्क कहाँ होता है, मेन मेमोरी के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।